मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। योगेश कुमार, राहुल मीना, शिवदास जी, गौरव कुमार जी, नेहा मिश्रा जी, योगेंद्र यादव भाई, सजल साहू, अजय साहू, नहीं अजय के नाम आगे कुछ था, मैं साहू ऐसे पड़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जी आपकी जय हो, मेरी नहीं आपकी जय हो। आज हम जो मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, लेकिन इतना प्यार से पढ़ेंगे, इतना समझदारी से पढ़ेंगे कि ऐसे मक्खन की तरह यहाँ आएगा और मन में बस जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो मेरे बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग आप डाल दीजिए नंबर सिस्टम। देखिए, यूनिट डिजिट हुआ, डेसिमल हुआ, ये नंबर सिस्टम के टुकड़े कहे जाते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम नहीं होता, ये अपने आप में एक चैप्टर होते हैं, है ना। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, प्रॉपर नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम में भी हम स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं। आज हम मेरे बच्चे जो बात कर रहे हैं वो नंबर की बात कर रहे हैं, हिंदी में जिसे हम संख्या कहते हैं। देखिए यार, कोई भी संख्या जो होती है ना, सिस्टम यानी प्रणाली को बाद में समझेंगे। सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट के तरीके, इसको बाद में लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं संख्या प्रणाली, मतलब सिर्फ संख्या के बारे में, है ना। तो मेरे बच्चे, कोई भी अगर संख्या लोगे, कोई भी नंबर आप लोगे, तो उसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू। एक होती है मेरे प्यारे बच्चों फेस वैल्यू और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू। एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। एक का मतलब होता है जातीय मान या अंकीय मान, दूसरे का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, यानी उसके स्थान पर आधारित वैल्यू, स्थानीय मान। ये दोनों ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर सारे डिविजिबिलिटी के नियम बनते हैं। जी, अस्सीस बंसल। तो मेरे बच्चे, इन्हीं से सारे नियम बनते हैं। तो आइए मेरे बच्चे, इन्हीं से सारे नियम बनने हैं, तो हम इन्हीं बातों को सीखते हैं। एक होता है जातीय मान, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब जातीय मान को या अंकीय मान भी कहते हैं, और एक स्थानीय मान। जैसे मैं आपको कहूं क्या तीन की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे जो इस पे दिखाई दे रहा है ना इसके फेस पे, वही इसकी फेस वैल्यू है। अगर आपने कहा कि तीन पेन दे दो, तो दुकानदार तीन ही पेन निकाल के देगा। ये होता है मेरे बच्चे फेस वैल्यू, जो लिखा हुआ है, जो उसकी फेस की कीमत है वही। लेकिन जो प्लेस वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर है भाई, जैसे मैं कहूं कि इसमें पांच की फेस वैल्यू बताओ तो पांच है, दो की फेस वैल्यू बताओ दो ही रहेगी, सात की सात ही रहेगी, तीन की तीन ही रहेगी। यानी हर एक नंबर की फेस वैल्यू वही रहती है जो एक्चुअल में वो है। फेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात आप यहां से ये समझ गए होंगे कि फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा सवाल आपके पेपर में नहीं बनते, प्लेस वैल्यू से बनते हैं। अब आते हैं स्थानीय मान पे। तो मेरे बच्चे, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है उसके स्थान के हिसाब से। मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 589367 4, तो मेरे बच्चे ये इसके प्लेस होते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का स्थान। बोलते हैं हम इसे, इकाई अंक है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। जो अगला होता है मेरे बच्चे, इसको हम बोलते हैं दाहिक अंक। आराम से पढ़ना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मेरी हर क्लास को ना रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा करो, ताकि आपका समय बचे। और 3x की स्पीड पे पढ़िए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दाहिक अंक, इसे हम बोलते हैं टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट। अब थोड़ा फास्ट लिखूंगा। अगले को हम बोलते हैं मेरे बच्चे सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक, हंड्रेड डिजिट, हंड्रेड डिजिट, यानी सैकड़े का अंक। इसके बाद जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आता है हजारवां अंक या हजारवां स्थान, इसे बोलते हैं थाउजेंड प्लेस। थाउजेंड प्लेस, स्पेलिंग पे मत जाना, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। फिर ये 10,000वां, ये लाखवां, ये 10 लाखवां। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहती है आपकी प्लेस वैल्यू। क्या रहती है? प्लेस वैल्यू। अब अगर मैं इसे प्लेस वैल्यू को ब्रेक करके लिखना चाहूं, तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा आपको 5478, तो इस नंबर को प्लेस वैल्यू की फॉर्म में ब्रेक करके लिखेंगे तो ये होगा 1 इंटू 8। इस नंबर को लिखेंगे 10 इंटू 7। इस नंबर को लिखेंगे 100 इंटू 4। और इस नंबर को लिखेंगे 1000 इंटू 5। ये मेरे दोस्तों कहानी होगी प्लेस वैल्यू की, है ना। ये हम कहेंगे इकाई का अंक, इकाई का मतलब एक है। ये है मेरे बच्चे दाहिक अंक, यानी 10 से गुना हो रहा है। ये 100 अंक है तो 100 से गुना हो रहा है, मतलब 100 डिजिट। ये 1000 डिजिट यानी हजारवां अंक, तो 1000 से गुना हो रहा है। इनको गुना करोगे तो 5000 जमा 454 जमा 70 5470 जमा 8 5478 मेरी वैल्यू बनेगी। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं कि यार ये कोई नंबर है ए बी सी, इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आप कहेंगे देखिए ये यूनिट डिजिट है तो 1 गुना सी, जमा ये दहाई का अंक है 10th डिजिट तो 10 गुना बी, और ये सैकड़े का अंक है तो मेरे बच्चे 100 गुना ए। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होता है। किसी भाई को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। क्या आप अच्छे से ये बात समझ गए कि हाउ टू मेक प्लेस वैल्यूज? आपने कहा हाँ सर, बढ़िया सी बात समझ में आ गई, प्लेस वैल्यू क्या होती है अपने को पल्ले पड़ गया। अब आते हैं आगे, और मैं आपसे कुछ सवालों के थ्रू बात करूंगा। जैसे पहला सवाल है, और इसमें पूछा प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो छह कहाँ पे? इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो छह है लाखवें स्थान पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6 लाख। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। क्या आप समझ पाए? बहुत सुंदर।
आइए यहाँ 6 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, पहले मैं 6 की प्लेस वैल्यू निकालता हूँ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यह है 6000। आपने कहा जी ठीक है। और कहता है 6 का जातीय मान निकालिए, तो मेरे बच्चे जात का मतलब हो गया फेस वैल्यू, जातीय मान मतलब या अंकीय मान फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब हुआ मेरे बच्चे जो फेस पे लिखा है वही। तो 6 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आएगा 6006। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है जी, आइए करिए मेरे भाई। ग्रुप क्या कहना चाह रहे हो शिवम भाई, पूरा डिटेल में लिखो। देखिए मेरे भाई, कह रहा है 3 में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कसम बताना है। तो मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू तो हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 3 के बाद 4 जीरो, और फेस वैल्यू मेरे बच्चे 3 की 3 ही रहेगी, तो जोड़ देंगे मेरे बच्चे, ये आपका सही उत्तर हो। ये सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बना के हम हर क्लास का आपको देते हैं, तो आई डू नॉट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ इट। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेन मेन बिंदु लिखा करें, बाकी नोट्स हम बना के आपको देते हैं। देखिए मेरे भाई, कह रहा है 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बताइए। तो देखो यार, 9 का स्थानीय मान 9 होगा, बिल्कुल ठीक है। उसका 6, 6 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 जीरो, और फिर है 7, तो 7 में आ जाएंगे मेरे बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो आ जाएंगे। अब इनकी सेटिंग करके जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो 9 आएगा आखिरी में, फिर 3 जीरो आएंगे, फिर 6 आएगा, फिर 1 जीरो, फिर जोड़ोगे तो ये मेरा आंसर आएगा, घबराना नहीं। ये थोड़ा आगे आएगा, ये इधर आएगा, ये अब समझ गए होंगे। ठीक है जी, 706 के बाद 3 जीरो, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, और मेरी तरह नहीं करना, ये तो मैं समझा रहा हूँ, आपने तो सीधा सीधा सवाल चूज करना ऊपर से। सवाल में कह रहे 2 बार 3 आया हुआ है कि स्थानीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो एक बार तो 3 आया हुआ है यहाँ, तो ये 3 लिख देते हैं, इसका कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया जी। और एक बार 3 आया मेरे बच्चे यहाँ, तो 300। कह रहे जी अंतर बताओ, तो मेरे बच्चे 0 आएगा, 0 आएगा, 10 में 3 गया 7, यानी आखिरी में 700 आएगा, और वो एक ही जगह, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। वो कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। सर हम एशिया के सबसे बड़े गांव से हूँ, एक बार आइए ना हमारे यहाँ, अतुल कुमार राय जी। एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा गांव आपका बताना, तो जीएस का भी क्वेश्चन हो गया। देखिए मेरे भाई, कहते 3 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का क्या अंतर है। देखो यार, 3 का प्लेस वैल्यू तो यही हुआ 3, उसका 3 जीरो, और इसकी फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, 10 में 3 गया 7, यह है मेरे बच्चे 9, 9, 2, 2997 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। 2997 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ है ना, ऑप्शन सी। ये मुझे लगता है आप खुद करेंगे होमवर्क आपका। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या है कि हमें थोड़ी डिजिट की पहचान होनी चाहिए, कैसे समझिएगा, बहुत जरूरी और मोटी बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे। अगर सवाल में ये कहे कि यार एक अंक की सबसे छोटी संख्या निकाल के बताइए, तो मेरे बच्चे एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, मैक्सिमम वाला बड़े से बड़ा, तो बड़ी संख्या होगी 9। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 बार 9। 3 अंकों की बताइए, तो देखो यार, एक लिखना है और उसका 2 जीरो, 4 अंकों में एक लिखना है 3 जीरो, 5 अंकों में एक लिखना है 4 जीरो, 6 लिखना है, 6 अंकों की संख्या लेनी है सबसे छोटी, तो एक लिखना है और 5 जीरो, और बड़ी में 6 है तो 6 बार 9, 5 है तो 5 बार, 4 है तो 4 बार 9, 3 है तो 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो इस तरीके से मेरे बच्चे कितने अंकों की बड़ी या छोटी संख्या ढूंढी जाती है, बनाने का तरीका है। अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं कि राजा, ओ राजा, 8 अंक है और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी, तो बताओ कितने जीरो लिखूं, कितने जीरो लिखूं, तो आपका जवाब होगा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछूं तो कितने नो लिखने होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं। आए, देखिए बाबू, कहता है बाएं से दाएं गिनने पर सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा। देखिए यार, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट प्लेस्ड एट इवन प्लेस इन द नंबर दिस व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ, तो लेफ्ट से राइट पे लेना है, तो एक भाई 2 पे होगा, फिर चौथा डिजिट ये, फिर छठा, फिर आठवां। कह रहा जिनका जोड़ बताओ, तो 7, 8, 2, 5, यही हुआ ना भाई, 8, 2, 10, 7, 5, 15, या उधर से हुआ लेफ्ट टू। देखिए उसने ये कहा कि भाई लेफ्ट से चलो राइट की तरफ जाओ और इवन डिजिट रखो, मतलब इवन प्लेस पकड़ो। इवन प्लेस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वो देखा करो। इवन प्लेस का मतलब ये होता है कि ये पहला, ये दूसरा, दूसरा स्थान, ये चौथा, ये छठे नंबर पे, ये आठवें नंबर पे, तो ये सारे इवन है, तो जोड़ेंगे 8, 2, 10, 7, 5, 12, 10 और 12, 22। वो कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। करिए जी।
कहता है यार इन अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगी। देखो यार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी होगी तो मुझे एक बात बताना कि 10 बड़ा है या 100 बड़ा है कि 200 बड़ा है कि 300 बड़ा है। तो आपका जवाब होगा जिसका ये वाला डिजिट जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ 199 कर दूं यहाँ 200 फिर भी पूछो कौन बड़ा, तो ये बड़ा, क्योंकि पहला डिजिट बड़ा होना चाहिए। और अगर आपको छोटा बनाना है ना तो पहला डिजिट सबसे छोटा होना चाहिए। तो मेरे बच्चे इनमें सबसे छोटा डिजिट क्या है, 0। लेकिन अगर 0 शुरुआत में लगा दो, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये एक ही अंक की संख्या बोली जाएगी, 2 की नहीं। तो यानी ये तय है कि 0 पहले नहीं आएगा। 0 के बाद सबसे छोटा क्या है, 2, तो 2 पहले लिखो। ठीक है जी। अब फिर उससे छोटा लिखो 0, फिर 2 के बाद 3 लिखो, 3 के बाद 4 लिखो, फिर 5 लिखो। हाँ है ना। यानी जब इधर सर को ना तो छोटे छोटे नंबर लिखते चले जाना, तभी वो छोटी होगी। सर मैं यूपी के लंका से हूं। अच्छा भाई, तो 20,345 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ये आपके पेपर के क्वेश्चन है। कहता है 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो अवश्य आया हो। देखो यार डिजिट का जो यूज होना वो 0, 4 और 6 का होना, और हमें स्मॉलेस्ट भी बनानी है और हमें लार्जेस्ट भी बनानी है, और शर्त यह है कि एक बार तो कम से कम एक डिजिट आया हो। देखो यार स्मॉलेस्ट अगर मुझे बनानी है ना तो पहला मुझे 0 लेना चाहिए, लेकिन 0 ले नहीं सकता, फिर 5 अंकों की हो जाएगी। तो मुझे सबसे छोटा 4 आया, फिर मैं 0 लेता रहूंगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे 6 अंकों की बनानी थी। अब मुझे इनमें हर एक डिजिट लेना था। 0 में कई बार ले लिया, 4 एक बार ले लिया, 6 है। तो मैं क्या करूं, तो आप कहेंगे 6 ले लो यहाँ पे। हाँ है ना भाई, ये सबसे छोटी बनी। अब कह रहा है सबसे बड़ी बनाओ, तो सबसे बड़ी बनाओ तो मेरे भाई मैं 6 लूंगा, 6 लूंगा, 6 लूंगा, 6 लूंगा। यानी मैक्सिमम मैंने यहाँ डाल दिया, फिर मेरे पास बचा एक 4 और एक बचा 0। तो ये मेरे बच्चे सबसे बड़ी होगी। जब आप बड़ी बनाने जाओ तो शुरुआत में बड़े और आखिरी में छोटे, छोटी बनाने जाओ तो शुरुआत में छोटे फिर आखिरी में बड़े। कह रहा जी ने जोड़ दो, तो 6, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 10। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। 10 के बाद 3 बार चक्के और फिर 4 6, यानी ऑप्शन डी। क्या आप सहमत है, पक्की बात है। देखो जिन मेरे बच्चों को दिक्कत है वो ऐसे समझो, मैं कहूं यार 1 और 3 की मदद से ना मुझे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना के बताओ, तो भाई यही तो समझदारी होगी, 1 1 1। लेकिन अगर मैं कंडीशन ये लगा दूं कि भाई एक डिजिट तो यूज होना ही होना है, तो आपके पास 3 ही डिजिट के नंबर बनाने की मैं कह रहा हूं, और 1 और 3 की मदद से बना रहा हूं, और मुझे छोटा बनाना है तो मुझे सबसे शुरुआत में तो छोटा लेना होगा। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहां 3 ले लूं और यहां 1 ले लूं, एक मैं कहूं यार 1 1 3 ले लो, तो दोनों में बताओ कौन सी छोटी हुई थी, यही तो छोटी हुई। जब भी छोटी संख्या बनाओगे तो नियम है शुरुआत में सबसे छोटा, फिर बढ़ते 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 आखिरी में सबसे बड़ा लिखना। बड़ी बनाओगे तो शुरुआत में बड़ा और आखिरी में सबसे छोटा। अगर 1 और 3 का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता ना तो मैं कहता 3 1 3 3 1। क्यों, क्योंकि मुझे यहां सबसे बड़े डिजिट लिखने पहले और आखिरी में सबसे छोटा लिखना है। तो ये तरीके हैं मेरे बच्चे इस तरीके के सवालों को सोल्व करने। कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी मेरे बच्चे 6 टाइम्स 9, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो भैया 1 2 5 6। यही जुगाड़ होगा। आपने कहा बात तो सही है। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि मुझे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो ये तरीका है। और कह रहा है जी इनका अंतर बताना है, तो देखो यार 9 9 9 9 9 और 9 में गया मेरे बच्चे 8, 8 का 9 9 सारे में, तो ऑप्शन डी। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी। देखिए यार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है, तो परिणाम क्या होगा। देखो मेरे बच्चे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5। इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी, 10 में हो गया 1, 9 में हो गया 0, 9 में हो गया 0, 9 में हो गया 0, और यहाँ हासिल ली थी तो 9 बचा था, तो आंसर आएगा 9 के बाद 3 0 फिर 1, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी। ये सारे सवाल आपके पेपरों में पूछे हुए हैं। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 0 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। कह रहा जी डिफरेंस बताओ, तो देखो यार 10 में 9 हो गया 1, यही था ना भाई। 5 अंकों की सबसे, ओहो मैंने गलती कर दी भाई, माफ करना। उसने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक है तो 3 जीरो आएंगे। कहता डिफरेंस बताओ, तो 9 9 9, 9 में से गया 8 9, तो 9 8 ट्रिपल 9, 9 8 ट्रिपल 9, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। आइए जी, अब आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसे हम एक्चुअल में नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को जो नंबर्स में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, अंकों की बड़ी संख्या, इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या बढ़िया समझ में आती है कि नहीं आती। अगर समझ में आती है तो अब हम आगे आते हैं संख्याओं के वर्गीकरण पर। एक बच्चा पूछ रहा बुक कब आएगा सर, मेरे बच्चे बुक मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, पहली चीज। आपको कहीं और पैसे खराब करने की जरूरत नहीं, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये कि आपको डेली प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन आपको रोज दे रहे हैं, रोज
प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, आप उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जो हम दे रहे हैं, क्योंकि मैं जो बुक तैयार कर रहा हूं उसी के क्वेश्चन निकाल के आपको दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, आपका हर एक क्लास में सेक्शनल टेस्ट भी होता है, मेरी बात समझ रहे हैं, टेस्ट चालू हो रखा है ना इसमें, तो आप अपने बैच में जाके देखेंगे तो वहां टेस्ट भी दे रखा है, तो आप टेस्ट भी क्लियर करें वहां से। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जितने जरूरी कंटेंट है हम सारे का सारा प्रोवाइड करने लग रहे हैं। बुक जैसे ही तैयार हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी बहुत ज्यादा उत्सुक मत होइए पैसे फूकने में माँ बाप के कि मुझे किताब से कुछ होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शांति से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, तो कहीं दूसरी जगह टेस्ट के लिए भी पैसा खराब करने की जरूरत नहीं। अब आइए सवाल पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। देखो मेरे बच्चे, आपने एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन, हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, संख्या रेखा। एक ऐसी रेखा जिस पर हम नंबर लिखते हैं, बीचों बीच होता है जीरो, इधर हम लिखते हैं +1, इधर +2, इधर हम लिखते हैं +3 और इधर हम प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। इधर मेरे प्यारे बच्चों -1, -2, -3 और यहां मेरे बच्चे माइनस इंफिनिटी का। ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर लाइन। आपको कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, मतलब कोई भी नंबर लेंगे जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार 1.2 बताइए कहां आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये कहेंगे मुझे साथ साथ कि सर एक तो यहां आ गया, अब एक से दो के ना 10 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जो दूसरा टुकड़ा होगा ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1.2 को। भाई 1.2 का मतलब ये तो हुआ 1 जमा 0.2, 0.2 का मतलब हुआ बटे 10, डेसिमल हटाएंगे तो काटेंगे 1/5, मतलब एक तो पूरा, उसके बाद जो गैप है उसमें 5 टुकड़े कर देंगे, 1 से 2 तक 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हो गए। इसमें जो पहला टुकड़ा होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 1.2 को। हाँ जी, इसी तरह से माइनस वाली चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अब मेरे बच्चे आगे बात करते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आगे आप पढ़ेंगे जब बारी आएगी, अभी मैं हल्के से बताता हूं कि मेरे बच्चे इसे हम बेस मान रहे हैं, इसे मैं बी के नाम से डिनोट करूंगा अभी के लिए, हिंदी में इसे आधार कहते हैं। ये मेरे बच्चे लंब होता है, इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे पी के नाम से डिनोट करते हैं। ये मेरे बच्चे हाइपोटेनियस होता है, हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं, और अपन इसे एच के नाम से डिनोट करें। तो आपने एक बेसिक बेसिक थ्योरम पढ़ी होगी कि भाई लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर आता है कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैं बेस की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी ले लूं, प्लस माइनस में कुछ भी ले लूं, यानी प्लस की ले लूं या माइनस की ले लूं, तो इसका वर्ग करूंगा तो हर हाल में उत्तर पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं बेस बेस की ले ली, परपेंडिकुलर की मैं कुछ भी ले लूं तो भी प्लस माइनस कुछ भी लूंगा तो मेरे बच्चे वर्क करोगे तो प्लस ही आएगा, और दो पॉजिटिव चीजों को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आया। तो यह आया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आई वो आई स्क्वायर रूट में प्लस। यहां से एक बात सीखने की आपके लिए हमेशा के लिए कि सर हमेशा ही रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी ना वो हमेशा ही प्लस आएगी, और रूट के अंदर जब भी वैल्यू लिखी जाएगी तो प्लस आएगी। क्यों आएगी प्लस? क्योंकि वो इस तरीके से रूट बनता है, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बनाता है, तो हमेशा ही ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। यानी कोई भी लेंथ अगर होगी ना तो हर हाल में इसके अंदर पॉजिटिव लेंथ होगी। ऐसा नहीं होगा कि -3, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इनका वर्क करके जोड़ेंगे तो ये प्लस आना, ये प्लस आना, दो धनात्मक चीजों को जोड़ेंगे तो धनात्मक आएगा, तो वर्क के अंदर हमेशा ही धनात्मक चीजें रहेंगी। तो मेरे बच्चे, जिस जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। हम नंबर को बेसिकली दो हिस्सों में बांटते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर होता है द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। हिंदी में बोले तो जिस संख्या को हम संख्या रेखा, नंबर लाइन को हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे नंबर को मेरे बच्चे हम रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो अगर कल को आपसे कोई ये पूछे कि भाई रियल नंबर क्या होता है, तो आपने एक ही बात कहनी है कि जब भी किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसे रियल नंबर कहते हैं, है ना। बहुत डिटेल में मैं लेके नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इमेजनरी नंबर क्या होते हैं जी? जिन नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन कौन से नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते? जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा तो ऐसे नंबर को मेरे बच्चे हम इमेजनरी नंबर कहते हैं, ऐसे नंबर को हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। चाहे -2 हो, -1 हो, -3 हो, -5 हो, -4 हो, ये सारे के सारे नंबर मेरे बच्चे इमेजनरी नंबर कहते हैं। और बेसिकली एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं आयोटा। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आयोटा आई से डिनोट करते हैं, आई का मतलब ही होता है रूट के अंदर माइनस हो, ठीक है।
तो आई सब जो है ना, ये अपने आप में रिप्रेजेंट करता है इमेजनरी नंबर को। तो मेरे बच्चे, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन होगा तो इमेजनरी, उसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे ही रियल नंबर कहलाते हैं। इमेजनरी का मतलब जो इमेजिनेशन में है। तो क्या मेरी बात समझ गए? आपसे कोई सवाल पूछे इमेजनरी नंबर क्या है, तो रूट के अंदर जब माइनस आएगा तो इमेजनरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि ये इमेजनरी है, ये माइनस बाहर है रूट के। मैं कह रहा हूं कि जब ये चीज उठ के अंदर चली जाए तो इमेजनरी होता है। समझ गए? बाकी जितने भी नंबर है मेरे बच्चे, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगली हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर की, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। क्योंकि आपका सिलेबस सच मायने में यहां से शुरू होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, रियल नंबर से। इमेजनरी नंबर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो मेरे बच्चे, हम रियल नंबर को दो टुकड़ों में बांटते हैं। पहला टुकड़ा है पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, यानी जो अंक पूर्ण है, जो अंक पूर्ण है, जो अंक पूर्ण पूर्ण है। जैसे 1, 2, 0, -5, -7, -11, 39, ये सारे मेरे बच्चे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि यार बताना 3/5 ये क्या है, तो आप कहेंगे पूर्णांक नहीं, पूर्ण अंक होना चाहिए। हाँ जी। और दूसरा तरीका बांटने का, मतलब रियल नंबर को हम इंटीजर और डेसिमल में बांटते हैं। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्या। दशमलव क्या होता है इसके बारे में पीछे मैं बता भी चुका हूं, जिनको नहीं पता दोबारा समझा देता हूं। यानी जब ऐसे लिखा होता है भाई 0.3, ये डेसिमल हो गया। 0.55555, ये सब डेसिमल हो गए। 7.896 5, ये सब डेसिमल हो गया, यानी जिसमें दशमलव का प्रयोग हो रहा होता है, ये डेसिमल नंबर कहलाता है। डेसिमल को मेरे बच्चे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ये सब पढ़ा चुका हूं डेसिमल में, नहीं तो आगे पढ़ लेंगे। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव होता है उसमें क्या होता है कि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद कहानी रुक जाती है, जैसे 0.23, 0.5678, ऐसे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो अशांत हो, जो रुके ही ना, है ना। जैसे मैंने लिखा 5.0001 2 और फिर मैंने डॉट डॉट डाल दिया, मतलब रुक नहीं रहा, शांत नहीं हो रहा, तो मेरे बच्चे ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी। अब आते हैं आगे, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग को दो हिस्सों में बांटते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी ऐसे डेसिमल जो रिपीट हो रहे हैं बट नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.3333, तो आपने देखा होगा कि हम 0.3 पे बार लिख रहे हैं, मतलब शांत तो नहीं है, चल तो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। और एक होता है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 0.23000015, तो ये हो गया मेरे बच्चे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हाँ जी। जैसे √2 हुआ, इसका जब दशमलव में खोलेंगे 1.41, ये चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। √3 को खोलेंगे 1.732, ये खत्म ही नहीं होता, है ना। तो ऐसे संख्या की हम कभी भी फ्रैक्शन नहीं बना सकते, इन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इसकी फ्रैक्शन बन जाती है, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं अपने को। और शांत दशमलव की भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे। क्लियर है मेरे बच्चे? अब आते हैं रियल नंबर को एक और तरीके से बांटा जा सकता है। एक तो रियल नंबर को हमने बांटा इंटीजर और डेसिमल के फॉर्म में, ऐसे ही हम रियल नंबर को इस तरीके से बांट सकते हैं। मान लीजिए क्लास में लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन्हें वर्गीकृत करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि लड़कियां एक साइड बैठ जाओ, लड़के एक साइड बैठ जाओ। दूसरा, छोटी हाइट के बच्चे एक साइड बैठ जाओ, बड़ी हाइट के बच्चे एक साइड। तो अनेकों तरीके हो सकते हैं बांटने के। ऐसे ही नंबर्स को, रियल नंबर को बांटने के भी अनेकों तरीके हैं। मैंने एक तरीका बताया कि इंटीजर और डेसिमल। दूसरा तरीका बता रहा हूं मेरे बच्चे, हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना। परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो, और क्यू कभी भी जीरो के बराबर ना हो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, क्यू जीरो के बराबर ना हो। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, वही होती है जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। आप कहेंगे कौन से नंबर नहीं लिखे जा सकते? तो ध्यान देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन्होंने डेसिमल नहीं पढ़ा उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत, हिंदी में बोलते हैं इसे अशांत अनावर्ती दशमलव, ये इसका सही रूप है, अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे दशमलव को हम इरेशनल फॉर्म में नहीं बना सकते, मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूं पाई, तो मेरे बच्चे पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 और ऐसे चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी।
है ना। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। √2, √3, माइनस में √5 लिखो या प्लस में √5 लिखो, भाई माइनस अंदर नहीं होना चाहिए, अगर अंदर होगा तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हाँ जी। तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों आपकी अप्रीमियम संख्या कहलाते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 22/7, ये क्या है जी, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों इंटीजर है, प्रीमियम संख्या है। √4, आप ये कैसे देखो, √4 का मान होता है 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। -3, -3/5, आप कहेंगे ये तो फ्रैक्शन नहीं है ना, बटे 1 लगा देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। 5/1 लगा देंगे फ्रैक्शन बन जाएगा। तो मेरे बच्चे ये सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, और ये वाले मेरे प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एक बार दिमाग को शांत करके ध्यान से इसे पढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है कि रियल नंबर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल। एक बच्चे को दिक्कत थी पाई से, तो मेरे बच्चे पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वो 22/7 नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। ये पाई की लगभग वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू तो ये है 3.14 वाली, इसलिए गलती मत करना। अब आते हैं थोड़ा आगे। तो मेरे बच्चे हमने डेसिमल पढ़ा हुआ है या पढ़ेंगे, रेशनल मैंने समझा दिया क्या होता है, इरेशनल मैंने समझा दिया। अब आते हैं इंटीजर पे कि भाई पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो मेरे बच्चे अब दोबारा से खींच के लाते हैं उस लाइन को, इस वाली चीज को। देखो मेरे दोस्त, ये अपनी नंबर लाइन थी, बिल्कुल थी। तो नंबर लाइन से इधर की सारी चीजें अपनी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इधर के मेरे बच्चे नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। ठीक है जी। अब इसी चीज को लिख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और मेरे बच्चे पॉजिटिव इंटीजर का ही एक नाम होता है प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या, इंग्लिश में से बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी प्रकृति से अपने को हर चीज पॉजिटिव ही मिली है, प्रकृति से मेरे प्यारे बच्चों अपने को हर चीज पॉजिटिव ही मिली है। नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पे -1, -2, -3, -4। हाँ जी। फिर वो मेरे बच्चे जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक, तो शून्य अकेला जो होता है ना मेरे बच्चे, ये कहलाता है आपका शून्य पूर्णांक, शून्य अकेला जो रहता है मेरे बच्चे शून्य पूर्णांक कहलाता है। फिर आता है वो नंबर जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, तो आप कहेंगे जीरो पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। -1 पॉजिटिव नहीं है, 0, -1, -2, -3, ये मेरे बच्चे क्या कहलाएंगे, नॉन पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव नहीं है। ध्यान रखना, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, लिख देता हूं, जीरो इज नीदर, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है ना, इसीलिए मैंने लिखा कि गैर धनात्मक यानी जो पॉजिटिव नहीं है, तो ये वाले हुए। एक है जी गैर ऋणात्मक नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है वो कौन से हुए, दूसरे कलर में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो जीरो नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। 1, 2, 3, ये नेगेटिव नहीं है। तो मेरे बच्चे जो नॉन नेगेटिव है ना, इसको हम कहते हैं होल नंबर, इसी का एक दूसरा नाम होता है होल नंबर, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इन्हें नोट करेंगे। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे टुकड़े करते करते पॉजिटिव इंटीजर पे, धनात्मक पूर्णांक पे। धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या क्या होती है जी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे मेरे बच्चे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब हम इसके टुकड़े कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे पहला टुकड़ा है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या है। संख्या संख्या लिख दी है, सम संख्या लिखनी थी। ठीक है जी, क्या बोलेंगे इसे हम, सम संख्या, सम संख्या। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से भाग हो जाए, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, जो 2 से भाग होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड ऐसे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके इवन नंबर कहलाते हैं। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये मेरे बच्चे आपके कहलाते हैं ओड नंबर जो 2 से भाग नहीं होते, विषम संख्या। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर के नेचुरल नंबर के पहला टुकड़ा किया इवन नंबर, दूसरा टुकड़ा किया मेरे बच्चे मैंने ओड नंबर, और तीसरा टुकड़ा इसको क्योंकि स्लाइड पर आता नहीं, वो हम बोल रहे हैं प्राइम नंबर।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन होती है ए नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स। वन फैक्टर इज वन, वन फैक्टर इज वन, एक फैक्टर तो एक है, एंड द सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ। हिंदी में बोलेंगे जब ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही दो अलग टुकड़े हों, एक तो एक और दूसरा टुकड़ा होगा नंबर स्वयं। तो अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो टुकड़े होते हैं और दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे मैं आपको कहूं मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि भाई ये बताओ कि दो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि दो के एक और दो ही टुकड़े हो रहे हैं। तीन बिल्कुल है। चार चार नहीं है जी, चार एक से ही भाग जाता है, दो से भी और चार से। तो चार इवन नंबर ना, वो कंपोजिट नंबर हो गया। दो प्राइम नंबर हो गया, तीन प्राइम नंबर हो गया, पांच भी प्राइम नंबर है, छह कंपोजिट हो गया, सात प्राइम नंबर है, उसके बाद आठ भी कंपोजिट है, नौ भी कंपोजिट है। नौ क्यों? क्योंकि नौ के एक से भाग जाता है, तीन से भाग जाता है और नौ से भाग जाता है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है वे नंबर जिनके केवल और केवल दो ही टुकड़े और दोनों के दोनों अलग होने चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, कंपोजिट नंबर, नंबर विच हैव मोर देन, नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स। यानी एक ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक, एक ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। ए नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, एक ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड है। ऐसी संख्या को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। हाँ जी, जैसे मैंने लिखा चार, तो चार में एक से ही भाग जा रहा है, दो से भी, चार से, तो ये कंपोजिट होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक क्या है, तो आप कहेंगे कि एक के कितने टुकड़े बनते हैं? एक अकेला ही बनता है और तो कोई टुकड़े नहीं बनते। तो एक ना तो कंपोजिट की लिस्ट में आ रहा है, बेटा बंद कर देना इसको, और ना ही प्राइम नंबर की लिस्ट में आ रहा है। तो हमेशा के लिए बात लिख लेना, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है मेरे बच्चे, ना ही अभाज्य है। अब मेरे बच्चे हम क्या करते हैं कि प्राइम नंबर को समझने की पूरी डिटेल में कोशिश करते हैं। अभाज्य संख्या अभी तक सारे टुकड़े आपने समझे, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड। अब हमारा सारा फोकस रहेगा केवल प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, क्या पहचान है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है मेरे बच्चे, दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, है ना। धीरे धीरे करके बोलते रहना जो जो प्राइम नंबर आपको याद आ रहा है। फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर मेरे बच्चे 23, फिर 29, 31, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। ये सारे प्राइम नंबर हैं। 1 से 50 तक की लिस्ट को चेक करके बताइए कि मेरे बच्चे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। और क्या ये 15 है? तो 1 2 3 4, 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15। तो एक बात ध्यान रखने की है, और वो ये कि मेरे बच्चे 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। इस लिस्ट को बहुत बढ़िया से याद कर लेना। अब आगे की बात समझते हैं। अब मेरे बच्चे मैं इससे आगे कहानी लेके जा रहा हूं, कहां पर? 50 से आगे, कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया 1 से 50 तक। अब 50 से आगे तो 53 है, 59 है, 61 है, 67 है ना, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97। ये मेरे बच्चे प्राइम नंबर है 50 से लेके 100 तक। एक बार लिस्ट चेक करो
अगर कोई मन में डाउट है तो तुरंत कमेंट करो ताकि मैं समझाऊं। एक भाई ने कहा 87, तो मेरे बच्चे 87 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 से भाग हो जाता है, 3 इंटू 29। ध्यान रखना प्राइम नंबर वही होते हैं जिनका एक टुकड़ा 1 हो और दूसरा टुकड़ा वो नंबर खुद हो, यानी जब 87 केवल 1 से और 87 से भाग जाता तभी प्राइम नंबर होता। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी से, थोड़ा फास्ट करो, ढीले मत पड़ो। और कोई चीज जो आपकी नजर में हो जो प्राइम नंबर में छूट रही हो। जी ठीक है, तो मेरे बच्चे कुल मिला के 2 2 4 2 4 2 2 4 3 7 3 2 9 और 1 10, तो कुल मिला के 10 प्राइम नंबर होते हैं 50 से लेके 100 तक, है ना। तो इस लिस्ट को भी चेक करना कि 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15 और फिर 15 से मतलब 50 51 से 100 के बीच में 10 होते हैं, यानी 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। एक भाई ने कहा 33, 33 मेरे बच्चे 3 और 11 से भाग होता है। एक ने कहा 43, 43 हम लिख चुके हैं। 91 ने लिखा, 91 प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों? क्योंकि 91 किससे भाग होता है? 13 गुना 7, तो 13 से भी भाग होगा, 7 से भी भाग होगा, 1 से भी, 91 से भी। ठीक है जी। 93, 93 3 से भाग हो रहा है। एक बच्चा कह रहा है 101, हाँ बिल्कुल ठीक है रितेश भाई, 101 प्राइम नंबर है, लेकिन 101 100 के बाद आता है, 100 से पहले गिनती में थोड़ी लिखा जाता है, 100 के बाद आता है, तो इसको खोलो थोड़ा सा दिमाग को। तो ये तो बात आपकी गलत है, 101 नहीं जाना। 56, 56 7 और 8 आता है भाई। एक बच्चा कह रहा है 5 और 97, लिख तो दिया भाई 5 और 97, 5 ये रहा और 97 आखिरी मेरा। 56 7 और 8 56 होता है, 29 लिख दिया है। 88 8 से भी भाग होता है, 11 से भी भाग होता है, ढक्कन। 83 83 लिख दिया है ना। तो मेरे बच्चे जो जो प्राइम नंबर की लिस्ट है वो सारे के सारे प्राइम नंबर मैंने आपको समझा दिया। अब आपको 2-3 चीजें यहां से ध्यान देनी है। पहली चीज तो ये, 1 से 10 तक 4 होते हैं, ध्यान रखना। 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर। डायरेक्ट सवाल आता है। एक बच्चा कह रहा है जी 51, 51 इसलिए नहीं होता क्योंकि 51 3 से भाग होता है, 17 गुना 3। ठीक है जी, ठीक है भाई। अब हर एक 57 कह रहा है, 57 भी 3 से भी भाग होता है और 19 से भी भाग होता है। अब आप एक ही चीज बार बार रिपीट करो। एक ढक्कन कह रहा है 98, 98 2 से भाग नहीं होता है उल्लू। तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं जी? 15। और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं मेरे बच्चे? 25। अब प्राइम नंबर के भी टुकड़े होते हैं मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर के भी टुकड़े होते हैं। कैसे? एक होता है ट्राइम सॉरी माफ करना, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना, या अभाज्य संख्या के जोड़े। तो ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर नंबर जिनमें दो का डिफरेंस हो, दो का डिफरेंस। द टू प्राइम नंबर्स विच हैव ए डिफरेंस ऑफ 2, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें दो का अंतर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? ये सहभाज्य संख्या, टू नंबर्स whose HCF is 1, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। ध्यान देना, जैसे 16 प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन आता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाँ सर कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसका मतलब इसका HCF 1, इसका HCF 1। दूसरा, मैं आपको कहूं 8 और 13 ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, मतलब इनका HCF क्या हुआ? 1, तो ये भी को प्राइम नंबर है। मैं कह दूं 3 और ये कह दूं मैं 7, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इसका मतलब इनका भी HCF क्या है? 1। तो को प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है कि उन दो नंबर में कुछ भी कॉमन ना आए, है ना। ये जरूरी नहीं कि वो दोनों प्राइम हो, एक कंपोजिट भाज्य हो सकता है, एक अभाज्य, दोनों ही भाज्य भी हो सकते हैं। तो को प्राइम का मतलब जिनके बीच का HCF 1 है, ठीक है जी, जिन जिन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए। और ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। अब बात करते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर ऐसे हैं जो ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और 1 से 100 के बीच में 8 ट्विन प्राइम नंबर है, तो देखते हैं लिस्ट बनती है कि नहीं। किन किन में 2 का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक है, एक वाली। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है जी, 2 हो गए। और 11 13 में 2 का डिफरेंस है जी, बिल्कुल ठीक है। 17 19 में 2 का डिफरेंस है जी, हाँ जी। और बाकी 23 29 नहीं जी, 31 37 नहीं, 41 और 43 में 2 का डिफरेंस है जी, बिल्कुल ठीक है जी। 53 59 नहीं, 61 67 नहीं, 71 और 73 में। देखना भाई कुछ छोड़ दिया हमने। एक 29 और 31 भी तो है, 29 और 31 में भी तो 2 का ही डिफरेंस है। आपने कहा हाँ सर 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और देखना क्या छोड़ दिया हमने, एक हमने 59 और 61 भी तो छोड़ दिया, इनके बीच का भी तो डिफरेंस 2 ही है। 59 और 61 इनके बीच का डिफरेंस 2 है, और एक 71 73। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर वे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। तब बताइए 1 से 100 तक और कितने ट्विन प्राइम नंबर रहेंगे जो मैं नहीं लिख पाया। अगर आपकी सर्च यहां पूरी हो गई है तो लिख लीजिए कि 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। फ्रॉम 1 टू 100, 1 टू 100 देयर आर 8 ट्विन प्राइम नंबर, 8 ट्विन प्राइम नंबर, 8 अभाज्य जोड़े। कितने मेरे बच्चे? 8 अभाज्य जोड़े, पक्की बात है। आइए जी, अब यहां से सवालों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने बच्चे अब इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। प्लीज आंसर मी।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है, यही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं रिवीजन दोबारा कराता हूं जो कराया मेरे बच्चे। जब भी हम नंबर को बांटते हैं, ये इसलिए बार बार लिखवाऊंगा हर एक सवाल में ताकि पहचान आ जाए। एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजनरी नंबर। तो इमेजनरी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रियल नंबर को हम बांटते हैं रेशनल और इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इरेशनल। दूसरा, रियल नंबर को ही बांटने का एक और तरीका है, ध्यान रखना इमेजनरी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रियल नंबर को ही बांटने का एक और तरीका है, क्या जी? इंटीजर और डेसिमल। आपने कहा बात तो आपकी सही है, डेसिमल आपने अभी बताया, उसी चीज को आप रिवाइज करा। अब जरा ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो मेरे बच्चे ये देखना कि जो इंटीजर होते हैं, इसको हमने टुकड़ों में बांटा, पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसी को हमने एक नाम दिया था, क्या मेरे बच्चे? आप कहेंगे हाँ सर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या क्या शामिल होता है सर? 1 2 3 4 एंड सो, ये नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या। बात तो सही है। तो इसका मतलब जो रियल नंबर होगा, उसी का टुकड़ा इंटीजर, और इंटीजर का ही टुकड़ा पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका मतलब हर नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा, मतलब रियल नंबर इनका दादा होगा। तो ये बात तो सही। अगला है, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। परिमेय भी होती है मेरे बच्चे, अपरिमेय भी होती है, दोनों चीजें होती, परिमेय भी और अपरिमेय भी। अब कहानी ये है मेरे बच्चे, अगर परिमेय में दोनों चीजें हैं शामिल, रेशनल और इरेशनल दोनों चीजें शामिल हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा अब यहां से कि हर रेशनल नंबर रियल नंबर है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हर रियल नंबर रेशनल नहीं है, क्योंकि हर एक रियल नंबर रेशनल नहीं हुआ, रेशनल भी होगा उसमें कुछ ऐसा। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरे बच्चे गलत है। आगे आते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो रियल नंबर होगा, ये बात भी गलत है, क्योंकि हर एक इंटीजर रियल नंबर नहीं है, बल्कि रियल नंबर में इंटीजर भी एक टुकड़ा है और डेसिमल भी एक टुकड़ा है। तो रियल नंबर के ये टुकड़े हैं, ना कि इंटीजर का रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी गलत है। नहीं ये ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कहता है प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, नहीं ये भी ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, ये बात ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक रेशनल रियल होगा, हर एक इंटीजर भी रियल होगा। तो मेरे बच्चे यहां से हमें पता चला कि केवल दो स्टेटमेंट गलत है, तो 1 3 4 तीनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है, बताइए जी। देखिए मेरे दोस्त, जब आप इंटीजर को बांटते हैं तो एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, है ना, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, जो नॉन नेगेटिव होता है इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे होल नंबर, पूर्ण संख्या। पीछे लिखवाया था, इसी को मेरे बच्चे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें जानते हो क्या क्या शामिल है? इसमें जीरो भी शामिल है, 1 2 3 4, ये सब होल नंबर कहलाते हैं। अब हमसे सवाल में ये पूछा हुआ है कि भाई जीरो इज ए होल नंबर, बिल्कुल ठीक बात है कि हाँ भाई जीरो एक होल नंबर है, क्योंकि जो होल नंबर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है और जीरो उसमें शामिल होता है। तो ये बात तो सर सही है कि पहले वाली स्टेटमेंट ठीक है। अब आते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखो जी, प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं भाई, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक जीरो इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक नॉन नेगेटिव होता है, एक नॉन पॉजिटिव होता है। तो होल नंबर तो केवल नॉन नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन नेगेटिव को, है ना, नेगेटिव इंटीजर को थोड़ी रिप्रेजेंट करने लग रहा है, ये तो नॉन नेगेटिव है। तो हर एक होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये बात गलत है। जैसे माइनस एक इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, मतलब ओनली वन इज करेक्ट। बताइए जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में पूछ रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जब आपको याद होगा कि हमने टुकड़े किए अभी, तो मैंने लिखा कि नो ना पॉजिटिव इंटीजर, यहां लिखा है ना, पॉजिटिव इंटीजर लिखा, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, और इसी को मैंने लिखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसी को नेचुरल नंबर लिखा, प्राकृतिक संख्या। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो। तो मेरे बच्चे इसी के हमने टुकड़े बनाए, क्या? इवन या ओड, प्राइम और कंपोजिट, इसी के टुकड़े बनाए मेरे बच्चे हमने, प्राइम और कंपोजिट नंबर। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी हम पॉजिटिव इंटीजर के ही टुकड़े करते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जीरो आ रहा है, तो जीरो तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो हम लिखेंगे जीरो इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जीरो जो है ना तो प्राइम है ना ही मेरे बच्चे कंपोजिट है।
जीरो जो है ना तो भाज्य संख्या कही जाएगी ना ही अभाज्य संख्या कही जाएगी। तो इस लिहाज से देखें तो एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो भाई जो भी कंपोजिट नंबर होगा वो इन प्राकृतिक संख्या का ही तो टुकड़ा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो उस हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि हर कंपोजिट नंबर एक नेचुरल नंबर होगा। दूसरा है कि क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं। क्यों भाई? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर एक होल नंबर में जीरो भी शामिल होता है, और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो मेरे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।